Yes, good morning, all of you. Today I present again a lecture on BSc AG Honours Part 2nd. The topic of today's lecture is time, method and depth of sowing of crops. बीजों के अंकुरण तथा पौधों की उचित बढ़वार के लिए बीजों की बुआई ठीक समय पर होना आवश्यक है। खेत में बिजाई का समय निम्नलिखित कारकों द्वारा प्रभावित होता है। सबसे पहला है नंबर 1 सॉइल टेम्परेचर, जिसको मृदा ताप भी कहते हैं। मृदा में उचित तापमान होना बीजों के अंकुरण के लिए अति आवश्यक है। ये अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग इष्टतम, जिसको ऑप्टिमम तापमान कहते हैं, वो अंकुरित होती हैं फसलें। इसी हिसाब से खरीफ और रबी फसलों का इष्टतम तापमान अलग अलग होता है। जिस तरह से रबी के लिए इष्टतम तापमान, जिसको ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं, ये 20 से 22 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम व अधिकतम 5 से 37 डिग्री, 5 मिनिमम एंड मैक्सिमम 30 से 37 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से रबी फसलों के लिए बीजों के अंकुरण के लिए जो उचित तापमान है या ऑप्टिमम जिसको टेम्परेचर कहते हैं, 30 से 35 डिग्री सेल्सियस पर अच्छी अंकुरण होता है। इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें न्यूनतम और अधिकतम तापमान की रेंज भी अलग होती है खरीफ फसलों के लिए और रबी फसलों के लिए। नंबर 2 जो फैक्टर्स है जो डिसाइड करता है टाइम ऑफ सोइंग, मृदा में नमी। बीजों के अंकुरण के लिए मृदा में उचित नमी का होना अति आवश्यक है। अधिकतर बीजों का अंकुरण बीजों में उनके शुष्क भार के आधार पर उनके भार का 25 से 75 तक जल का अंतः शोषण इम्बिबेशन होने पर अंकुरण होता है। मृदा में अधिकतर मृदाधारिता, फील्ड कैपेसिटी व मलानी पॉइंट, जिसको विल्टिंग पॉइंट के बीच नमी के स्तर पर बीजों का अंकुरण होता है। यानी अधिकतम अंकुरण फील्ड कैपेसिटी और न्यूनतम विल्टिंग पॉइंट। मृदा में अधिक नमी होने पर बीजों का बोना असुविधाजनक होता है। उसके मतलब बीज अधिक फील्ड कैपेसिटी से यदि आपकी नमी ज़्यादा है तो उस स्थिति में बीज बोने में असुविधा होती है। अगर बीजों को बो भी दिया जाए तो उनके गलने और सड़ने का डर भी रहता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि ना ज़्यादा अधिक नमी हो और ना कम, दोनों स्थिति का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत होती है बीजों के अंकुरण के लिए। अगर बीजों को बो भी दिया जाए तो उसका गलने और सड़ने का डर रहता है यदि नमी अधिक है। अधिक नमी की अवस्था में बीज में उपस्थित भ्रूण में श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है। इसलिए ये ध्यान रहे कि किसान भाई जैसे ही सिंचाई करते हैं उसके दूसरे रोज़ उसे, लेकिन उसकी बेहतर कंडीशन होना बहुत ज़रूरी है। कम नमी की अवस्था में मृदा बीज को अपनी आवश्यकता अनुसार नमी पानी नहीं मिलेगा, इससे वो अंकुरित नहीं हो पाएगा। इसलिए दोनों ही अवस्थाओं का विशेष ध्यान रखें। नंबर 3 जो है वर्षा, जिसको रेनफॉल कहते हैं। शुष्क क्षेत्रों में जहाँ पर सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है, खास करके रेनफेड एरियाज़, वर्षा ऋतु में मौसम की पहली वर्षा पर आधारित रहना पड़ता है। अतः खरीफ फसलों की बुआई 15 दिन से 1 महीने तक आगे पीछे हो जाती है। इट डिपेंड अपॉन मानसून। ये उन्हीं फसलों के लिए है जो मानसून की वर्षा पे निर्भर होती हैं। तो उनकी जिस तरह से खरीफ 2020 में वैसे जून के लास्ट वीक में बुआई होती है, लेकिन जब मानसून ही 29 या 30 जुलाई को आया है तो उसी हिसाब से सोइंग हुई है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। कभी कभी वर्षा की मात्रा अधिक होने पर वितरण अनुपयुक्त होने पर खरीफ की बुआई करना असंभव हो जाता है। ये फ्लड प्रोन एरियाज़ के लिए। नंबर 4 प्रदीप्ति काल, जिसको ड्यूरेशन ऑफ लाइट कहते हैं, यानी सूर्य का प्रकाश कितनी अवधि में मिलता है। फसलों की बुआई करते समय ये ध्यान रखना पड़ता है कि जिस समय हम फसल बो रहे हैं उसके बाद उसके फल फूल आने के समय कितना प्रदीप्ति
जिसको फोटो पीरियड शॉर्ट में कहते हैं, फोटो पीरियड या प्रदीप्ति काल। बाद में यदि फसलों को उपयुक्त प्रदीप्ति काल नहीं मिल पाता तो उसमें फल फूल नहीं बन पाते, और यही कारण रहता है कि कुछ फसलें वनस्पतिक बढ़वार ही होती है, उनकी फल या फूल समय पर नहीं आ पाते। नंबर 5 पॉइंट, फसलों की किस्म, जो वैरायटीज़ है ये भी महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं टाइम ऑफ सोइंग के, क्योंकि इसी हिसाब से अपन गेहूं में देखें, कुछ अर्ली सोइंग वैरायटीज़ हैं, कुछ टाइमली सोइंग वैरायटीज़ हैं, और कुछ वैरायटीज़ लेट सोन वाली। इसलिए ये ध्यान रहे कि यदि हम नवंबर से पहले गेहूं की बिजाई करते हैं तो अर्ली वैरायटीज़ का चयन करें। उसके बाद यदि लेट सोन में है तो टाइमली सोन वाले में टाइमली सोइंग वैरायटीज़ का ख्याल रखें। अन्य कारक, नेक्स्ट जो 6th पॉइंट है, अन्य कौन कौन से कारक जो टाइम ऑफ सोइंग को प्रभावित करते हैं। कभी कभी अन्य कारक जैसे खेत की तैयारी समय पर न होना, खाद का समय पर उपलब्ध नहीं होना, बीज व बुआई के साधन का अभाव भी फसल की बुआई को समय पर प्रभाव डालते हैं। बोई जाने वाली फसल से पहले फसल चक्र में कौन सी फसल है, ये कारक बहुत महत्वपूर्ण है। खास करके जिन क्षेत्रों में कपास और गन्ने की फसल ली जाती है वहाँ वास्तव में फसल चक्र प्रभावित होता है, और उसी के हिसाब से हमें फसलों का चयन करते हैं। ये कब पकती है, अगली फसल की बुआई के समय को प्रभावित करती है। कभी कभी खाद किस किस्म का खेत में डाल रहे हैं बुआई के समय को प्रभावित करता है। खलियों का प्रयोग खेत में करने से 15 दिन बाद एवं हरी खाद या गोबर की खाद या कंपोस्ट खेत में डालने के कम से कम 1 महीने या 25 दिन बाद ही अगली फसल की बुआई करें, ताकि उसका पिछली जो ग्रीन मैन्योरिंग फसल सब ने ली है हरी खाद के रूप में, वो अच्छी तरह से डिकम्पोज हो जाए और आवश्यक तत्व को अगली फसल को मिल सकें। फसल की उचित वृद्धि व उपज के लिए यह आवश्यक है कि फसल को उचित समय पर बोया जाए, जिससे कि आने वाले वृद्धि काल में फसल को उचित तापमान, प्रदीप्ति काल, फोटो पीरियड जिसको कहते हैं, वह उचित आर्द्रता आदि प्राप्त हो सके। बीजों की बुआई देर से करने पर उनमें वृद्धि भी उचित नहीं हो पाती, वह वृद्धि की कमी होने की वजह से उत्पादन पे भी अनुकूल प्रभाव पड़ता है। भिन्न समय में बुआई, फेजेज और स्टैगर्ड प्लांटिंग, श्रम के सदुपयोग, यंत्रों के सदुपयोग, बाजार भाव में प्रतियोगिता कम करने के लिए, मांग की लंबे समय तक पूर्ति के लिए जब फसलों की बुआई इष्टतम समय से आगे पीछे एकांतर समांतर पर की जाती है तो उसे भिन्न समय से बुआई करना कहते हैं। कि जिस तरह से खास करके वेजिटेबल क्रॉप्स में होता है, यदि किसान को ज़्यादा इनकम लेनी है तो अर्ली सोइंग वेजिटेबल्स में उसको ज़्यादा, लेट सोइंग में भी कई बार उनको फ़ायदा हो सकता है, लेकिन टाइमली सोइंग में वेजिटेबल्स में जब तक फसल तैयार होती है तो उससे पहले अर्ली सोइंग वाले किसानों को ज़्यादा फ़ायदा होता है। टुडेज फिनिश फॉर द नेक्स्ट वी हैव डिस्कस अबाउट द डेप्थ इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।